आज से 7 साल पहले आर्नोल्ड एक स्टेटमेंट देते हैं कि बॉडी बिल्डिंग आज अनएक्सेप्टेबल है। The body does not look as acceptable simply because it's too big, it's too enormous and it doesn't have any talent behind it. तो सिंपली आर्नोल्ड ये कह रहे हैं कि बॉडी बिल्डर्स कमियों से भरे हैं, ओवरसाइज्ड है और टैलेंट इनमें नहीं है। पोजिंग क्या होती है आज के बॉडी बिल्डर्स को पता ही नहीं है और वैक्यूम से तो इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब वैक्यूम क्या होता है दोस्तों? जब बॉडी बिल्डर या कोई भी इंसान मान लो सांस पूरी छोड़ देता है लंग्स से बाहर और फिर अपनी सांस को अंदर खींचने की जगह अपने पेट को अंदर खींचता है तो पेट अंदर सकिन हो जाता है और वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, पेट के अंदर एक गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है। तो ये पहले के ज़माने में बॉडी बिल्डर्स करते थे, 1970s में 50s में भी करते थे। खैर आर्नोल्ड यहाँ पर ये बोलते हैं कि बॉडी बिल्डर एनॉर्मस होते जा रहे हैं और स्टेज पे खड़े होते हैं तो सांस उनकी फूलती है और वो एक बॉटल शेप बॉडी ज़्यादा लगती है। उनका कहने का ये मतलब था कि बॉडी बिल्डर्स का अपने पेट पर कंट्रोल ही नहीं है और वो उनका स्टमक जो है वो लटकता रहता है, इतना बड़ा उनका टमी दिखती है। आर्नोल्ड ने जब ये स्टेटमेंट दी तो इस स्टेटमेंट पे बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर्स ने भी एग्री किया, पर वहीं सबने एग्री नहीं किया। उस समय में जो 2015 के टाइम पे बॉडी बिल्डर्स कंपीट किया करते थे, उनके कोचेस यानी फिल हीथ, हैनी रैम्बॉट और डेक्स जैक्सन, विलियम बोनेक, उन्होंने इस बात पे एग्री नहीं किया आर्नोल्ड से। उससे पहले के सब लोगों ने आर्नोल्ड की ये बात सही मानी थी। हैरानी की बात तो ये निकल के आई रॉनी कोलमैन जैसे बॉडी बिल्डर ने भी उनकी इस स्टेटमेंट से एग्री किया था, जिनका खुद का गट काफी ज्यादा निकलता था। उनके इस स्टेटमेंट से केविन लवरोनी, लेट रिच पियाना, इन जैसे एथलीट्स ने भी एग्री किया और ये माना कि बॉडी बिल्डिंग ओवर द टाइम अपनी एक क्वालिटी लूज करती जा रही है और गट काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर्स का निकलता जा रहा है। जब हैनी रैम्बॉट से आर्नोल्ड की इस स्टेटमेंट पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कुछ ये आंसर दिया। I think that bodybuilding has evolved. तो हैनी बेसिकली ये बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग खराब नहीं हुई है बल्कि इवॉल्व हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और कई सारी अच्छी चीजें हुई हैं, कई सारी खराब चीजें भी होती हैं, बट वो इन चीजों को एक्चुअली में एड्रेस नहीं करना चाहते थे। उल्टा उन्होंने आर्नोल्ड पर ही पलटवार करते हुए ये बोला कि आर्नोल्ड अगर आज के बॉडी बिल्डर्स के बीच में खड़े हो जाएं तो वो नेशनल्स भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। In all due respect, Arnold Schwarzenegger is, he was amazing back in the day, but we all know that physique here probably wouldn't win a national show. देखो ये बात हम सब लोग जानते हैं, ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, एक ग्रोथ जब आती है तो इंसान हर एक चीज़ में ग्रोथ करता ही है, लेकिन वो चेंजेस क्या होते हैं, कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें और अपने साथ काफ़ी सारी कुछ बुरी चीज़ें भी लेकर के आते हैं। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि क्या आर्नोल्ड सही है? जितना वो ख़राब इस गेम को बोलते हैं, क्या ये गेम सही में उतनी ख़राब है? या ऐसा तो नहीं है ये गेम उससे भी ज़्यादा आज ख़राब है? आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन इस स्टेटमेंट से आर्नोल्ड की एक बड़ा चेंज देखने को मिला गेम में। 2017 एक ऐसा पॉइंट आया था बॉडी बिल्डिंग में जब ये गट वाली प्रॉब्लम लगभग हर एक बॉडी बिल्डर के साथ देखने को मिलती गई और ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर चलता चला गया आर्नोल्ड की इस स्टेटमेंट के बावजूद भी। 2017 में फिल हीथ अपना 7th टाइटल जीतते हैं और आर्नोल्ड के साथ रिकॉर्ड टाई अप कर लेते हैं 7 ओलंपिया विंस का। इस फैसले से लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हुए। उनके टाइटल जीतने के कुछ ही मिनटों बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स बना के शेयर करे, जिसमें कि सैंडो को, जो एक ओलंपिया में दी जाने वाली ट्रॉफी है, उसकी शेप बिगाड़ करके उसको एक बॉटल शेप बॉडी और एक उसकी ज़्यादा टमी बाहर करके दिखाया जाने लग गया और कंपेयर किया जाने लग गया फिल हीथ के साथ में कि देखो ये है हमारा मिस्टर ओलंपिया, इनको जिताया है जिसकी खुद का अपने पेट पे कोई कंट्रोल नहीं है। और ये वो पॉइंट आ गया था दोस्तों जब लोगों ने कहा कि और नहीं, बस अब ये चीज़ ख़त्म करने का वक्त आ गया है और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक तरह से हल्ला होने लग गया था, क्योंकि बात सारी ये थी कि परेशानी अचानक 2017 में शुरू नहीं हुई थी। ये दिक्कत बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी और कोई भी बॉडी बिल्डर अपने पेट पे तो अब कंट्रोल कर ही नहीं रहा था। इम्पैक्ट इसका इतना ज़्यादा होने लगा कि IFBB के ऊपर इसका दबाव आने लग गया और उन्होंने एक रूल पास किया और रूल नंबर 5 ऐड किया, जो ये कहता था कि बॉडी बिल्डर्स जिनका स्टमक एक्सटेंडेड होगा यानी पेट बाहर निकला होगा, उनके स्कोर्स डाउन कर दिए जाएंगे दोनों प्री जजिंग और फाइनल्स के अंदर। अब ऐसा नहीं था कि ये रूल कोई पहली बार पास हो रहा था, इससे पहले भी सन 2001-2 में ये रूल्स पास किए गए थे जिसका कुछ खास असर देखने को मिला नहीं था, लेकिन इस बार ये चीज़ फिर से आई और बॉडी बिल्डर्स ने अगेन कोई बहुत सीरियसली इस चीज़ को लिया नहीं। 2018 का वक्त आता है और फिल जाते हैं अपने 8th ओलंपिया टाइटल के लिए, जिसको जीतने पर वो रॉनी कोलमैन और ली हैनी की श्रेणी में आके खड़े हो जाते, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉडी बिल्डर्स की लीग में वो खड़े हो जाते। अब जनता ठहरी मासूम, लगा कि भाई ये लोग समझ जाएंगे, रूल आ गया है तो मान जाएंगे बातों को, लेकिन देखने को ठीक उल्टा ही मिला। फिल जहाँ 2017 में एक एक्सटेंडेड गट के साथ आए थे, 2018 में वो और ज़्यादा एक्सटेंडेड था, सांस पर कंट्रोल नहीं था, थक जा रहे थे पोजिंग करते करते और कहीं ना कहीं
अपने पेट पे से और कंपटीशन के ऊपर से, दोनों पे से उन्होंने पकड़ छोड़ दी और यहाँ पर टाइटल ले गए शॉन रोडन का गट भी काफ़ी बार देखने को मिला इस शो के अंदर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कोई भी बॉडी बिल्डर एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। खैर फिल तो हार गए और यहाँ पर ये चीज़ उनसे हजम नहीं हुई। फिल हीथ ने सामने से ये पॉइंट रखने की कोशिश करी कि मेरे साथ हर्निया प्रॉब्लम थी और मेरे पेट को ना लोगों को ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल तक नहीं देखना चाहिए। बीइंग अ चैंपियन मुझे लोग ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ करते हैं और हर एक पोज को देख देख के पाउज कर करके उसकी फ़ोटोज़ के अंदर मेरे स्टमक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उनका ये कहना था कि मुझे पॉइंट आउट आप मत करो इस चीज़ के लिए, और जितना आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो फिर दूसरे बॉडी बिल्डर्स को भी उतना ही पॉइंट आउट करो। खैर इसका रिलेशन हर्निया से कोई नहीं था। जब फिल को हर्निया की प्रॉब्लम नहीं थी उससे पहले भी उनका गट डिस्टेंट होता जा रहा था। 2014 में भी हमने ये चीज़ देखी। ऑल्दो बाद में जाकर उन्होंने भी वैक्यूम करा। कुल मिला के इससे जानने को मिला कि ये एक पोजिंग का इशू था। यहाँ पर काई ग्रीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म उठे कि उनका गट भी बहुत बड़ा था। हालांकि 2020 में काई ग्रीन एक स्टेटमेंट ये पास करते हैं कि हमारा गट इसीलिए बड़ा होता है क्योंकि हम खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो पहले के बॉडी बिल्डर्स नहीं खाया करते थे। जाहिर सी बात है हमारा पेट उससे और हमारी इंटेस्टाइन उससे बड़ी होती है। वैसे दोस्तों मैंने ना पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई थी कि बॉडी बिल्डर्स का गट क्यों बड़ा हो जाता है। कई सारे उसमें मैंने पॉसिबल रीजंस रखे थे और उस वीडियो को आप देख सकते हो, आपको अगर लिंक ऊपर दिख रहा होगा, वैसे दिख ही रहा होगा। तो आर्नोल्ड का तो बॉडी बिल्डर्स को पॉइंट आउट करने का सिलसिला नहीं रुका और एक बार उन्होंने काय को डायरेक्टली बोल दिया था कि वैक्यूम करके दिखाओ। Let's see one more double bicep shot. The great vacuum. Show them now how to do that. Look at that. Give him a big hand. अब ये तो ट्रॉल करने वाली बात हो गई। खैर आर्नोल्ड अच्छे से जानते थे कि काई ग्रीन वैक्यूम नहीं कर सकते और गट कंट्रोल कर ले वही बड़ी बात है। तो आर्नोल्ड ने सीधा इन लोगों को टोकना शुरू किया। फिल हीथ को भी उन्होंने बोला था आर्नोल्ड क्लासिक के अपने सेमिनार में कि फिल हीथ अगर अपने गट को कंट्रोल कर ले, पोजिंग प्रैक्टिस पे काम कर ले और मेरे आर्नोल्ड क्लासिक में ही खेलने आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। तो इसमें बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया था। रोली विंकलर ने आर्नोल्ड को सीधा ये बोला था, How did you tune in like that? I sleep and only think, I'm not talking about my belly. और इवन आगे जाकर के रोली विंकलर जैसे एथलीट ने वैक्यूम तक हिट किया। तो असल में देखा जाए तो सभी बॉडी बिल्डर्स ने आर्नोल्ड की इस पेट वाली बात पर बुरा नहीं माना, बल्कि कई बॉडी बिल्डर्स ने उस पर काम भी करना शुरू करा। पर एक रीज़न बहुत ही बड़ा था इसके अंदर जिसने कि इस चीज़ को प्रमोट किया कि वैक्यूम करो, और वो था क्लासिक फिजिक डिवीजन का ऐड हो जाना। बमस्टेड ने जैसे ही वैक्यूम करना स्टार्ट करा ना, उनकी डिवीजन में तो एकदम ये पोज पॉपुलर हुआ ही, ब्रेवन एंसले तक करने लग गए। लेकिन ये ट्रेंड चलते चलते आ गया बॉडी बिल्डिंग तक भी। तो कई सारे इसके पीछे रीजंस आते जा रहे थे। एक तो जजेस का पॉइंट्स को काट देना, ऑडियंस का नाराज रहना इन बॉडी बिल्डर से, सबसे बड़ी बात आर्नोल्ड का नाराज रहना, क्योंकि जब वो कोई बात बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। तो ट्रेंड यहाँ से बाकी प्रमोट कर दिया क्रिस बमस्टेड ने आगे तक, और वैक्यूम आ गया बॉडी बिल्डिंग के अंदर। अब वैक्यूम करने का जो एक माहौल बन रहा था ना, वो और स्ट्रॉन्ग ऐसे बना कि कुछ बॉडी बिल्डर्स ने जिम्मा उठाया, मतलब इनिशिएटिव लिया कि हम वैक्यूम करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया बेन पकुल्स्की ने। ये 2017 की बात आ जाती है। रोली विंकलर, हार्डी शूपन, शॉन रोडन, इन लोगों ने कहीं कहीं पर अपने ऐसे ऐसे शॉट्स दिखाए जहाँ पर कि ये लगने लगा दूसरे बॉडी बिल्डर्स को देख करके कि ये पॉसिबल है चीज़, और धीरे धीरे करके ट्रेंड और सेट होता चला गया। मिड सेक्शन अंदर तो होना ही चाहिए, अगर वैक्यूम भी कर पाए तो कितना ही अच्छा हो जाए। और सच बात तो यह है कि फिल हीथ की इस हार की वजह इन सबको क्लियर हो गई थी कि भाई हारे अपने पेट के कारण, ये गलती हमें नहीं करनी है। और आज बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इंक्लूडिंग बिग रैमी को भी हम देखते हैं लास्ट ईयर के ओलंपिया में एक माइल्ड वैक्यूम हिट करते हुए। तो प्रेजेंट डे में अगर हम आए तो आर्नोल्ड का वो क्रिटिसिज्म बॉडी बिल्डर्स के पेट को लेकर के वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। पर क्या ऐसा सच में हुआ? नहीं। खैर दोस्तों, ये शिकायतें ख़त्म हो ना हो, लेकिन एक शिकायत ज़रूर ख़त्म हो सकती है, वो है हाई क्वालिटी वे प्रोटीन को ढूंढने की जद्दोजहद। अब यहाँ पर मसल ब्लेज लेकर आता है बायोजाइम वे प्रोटीन जीरो कार्ब, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सीरीज। बायोजाइम की आइसोलेट सीरीज ही होती है और ये आपको पता है। तो इसके अंदर अभी एक और नया फ्लेवर आ चुका है जो है आइसक्रीम चॉकलेट। एनहेंस एब्जॉर्प्शन फॉर्मूले के साथ आने वाला ये वे प्रोटीन आपकी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को 50% तक और बढ़ा देता है, और स्पेशली ये इंडियन पॉपुलेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो प्रोटीन ही ऐसा है जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पर फायदा इसका हर कोई उठा सकता है। हाई क्वालिटी होने के कारण ये मिक्स बहुत आसानी से हो जाता है पानी में, और प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपको वे प्रोटीन आइसोलेट ही देखने को मिलेगा जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद इसमें डाला जाता है। साथ में इसमें कोकोआ पाउडर डाला हुआ है जो उसको इसका टेस्ट और फ्लेवर देता है। टेस्ट एक काफी सब्जेक्टिव चीज हो जाती है, इसमें मैंने दूसरे टेस्ट के भी प्रोटीन्स आपको बताए हुए हैं। तो ये काफी हाई क्वालिटी हाईली एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट है जो कि मसल ब्लेज की ओर से आता है। इस बायोजाइम प्रोटीन को अगर आप खरीदना चाहो, आपको यहाँ पर नीचे लिंक मिल जाएगा। अविरल MB30 कूपन कोड डाल दोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। तो जाओ, ट्राई करो और चेक कर सकते हो, नीचे आपको लिंक दिख जाएगा।
वापस लौट करके वीडियो पे आते हैं और मुद्दे की बात ये करते हैं कि आर्नोल्ड तो नहीं खुश हुए बॉडी बिल्डर्स से, बिकॉज असल में जो क्रिटिसिज्म आर्नोल्ड का था वो एक और भी था, वो ये था कि बॉडी बिल्डिंग में एक पोजिंग, एक आर्ट फॉर्म आज खत्म हो चुकी है, बॉडी बिल्डर्स कोई अच्छे आर्टिस्ट नहीं है। इसका जवाब एक बॉडी बिल्डर ने दिया जो सही में बहुत अच्छी पोजिंग करने के लिए जाना जाता है। उस बॉडी बिल्डर ने 2020-2021 आर्नोल्ड क्लासिक्स दोनों के अंदर खुद आर्नोल्ड से अवार्ड लिया पोजिंग का। ऑब्वियसली हम सर्जियो ओलिवा की ही बात कर रहे हैं। सर्जियो इस चीज़ का जवाब देते हैं और ये बताते हैं कि क्यों पोजिंग करना आज के टाइम में एक वेस्ट चीज़ बनती जा रही है, और वो खुद ये चीज़ देखते हैं कि इतनी जो पोजिंग वो करते हैं, करीबन 2 घंटे जिम लगाने के बाद में 1 घंटा अलग से ऊपर से पोजिंग को देते हैं वो। उन्होंने बताया कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, और एक्चुअली में वो चीज़ आप स्कोर कार्ड्स में देख सकते हो। अगर विद प्रूफ देखना है तो स्कोर कार्ड्स ये बताते हैं कि सर्जियो ओलिवा के पॉइंट्स इधर पोजिंग के इतने ज़्यादा हैं। ज़्यादा पॉइंट्स मतलब ख़राब चीज़, कम पॉइंट्स मतलब अच्छी चीज़। और यहाँ पर निक वॉकर, जिनको कि कोई पोजिंग अवार्ड नहीं मिला, उनके पॉइंट्स इतने कम, और इस चीज़ के पीछे कोई लॉजिकल रीज़न एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल्दो आर्नोल्ड का ये मानना है कि मेरे आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर पोजिंग की वैल्यू होती है क्योंकि हम पोजिंग अवार्ड देते हैं और पोजिंग के पॉइंट्स भी देते हैं, तो उससे प्लेसिंग पर इफेक्ट पड़ता है। पर प्रैक्टिकली दोस्तों अगर हम देखें तो ना तो इस आर्नोल्ड क्लासिक में प्लेसिंग पर कोई इफेक्ट पड़ा, सर्जियो ओलिवा की उनको 6th प्लेसिंग इसमें दी गई, और सेकेंडली दूसरे कॉम्पिटिशन्स में तो आज पोजिंग की कोई वैल्यू करते भी नहीं है जजेस। कुल मिला के पूरे साल में एक शो हो रहा है जिसमें कि पोजिंग अवार्ड दे रहे हैं, $10,000 दे रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है एथलीट को? $10,000 वहाँ पर बहुत कम अमाउंट होता है, खासतौर से ये देखते हुए कि वहाँ पर खर्चे कितने ज़्यादा है बॉडी बिल्डर्स के, और कॉम्पिटिशन कितना बड़ा करवा रहे हैं ये लोग। इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कोई एथलीट क्यों करे जब उसको पता है कि मुझे कोई एडिशनल प्लेसिंग में तो आप बेनिफिट वैसे भी नहीं देने वाले हो, और सिर्फ एक कंपटीशन की बात है, ये छोटे मोटे से बेनिफिट जो मिल रहे हैं। एट द एंड बात सारी ये आती है कि क्या आज का जजिंग पैनल पोजिंग की अहमियत को समझता है? इसका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले की जजिंग में अगर आप देखो, पहले के स्कोर कार्ड्स को अगर आप देखो तो मल्टीपल राउंड्स होते थे उसके अंदर, जिसमें से कि एक राउंड पोजिंग का भी होता था। इवन आप हैरान हो जाओगे, 1980 का जो स्कोर कार्ड है मिस्टर ओलंपिया का, आर्नोल्ड फर्स्ट आए थे जिसमें, उसके अंदर 3 राउंड्स हैं, जिसमें कि एक प्रेजेंटेशन का राउंड होता है, बाकी प्री जजिंग और फाइनल्स के होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली कौन कौन से जजेस ने कितने कितने मार्क्स दिए हैं ये भी लिखा हुआ है, जजेस का नाम लिखा है ऊपर, नीचे उनके मार्क्स लिखे हैं। इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है। आज तो सब चीज़ें हट जाती हैं और हमें पता है कि पोजिंग छोड़ो, प्री जजिंग के और फाइनल्स के स्कोर भी ठीक से लिख कर नहीं देते। तो ये पहले की डिटेलिंग है, ये आज की डिटेलिंग है। पॉइंट मैं इससे क्या रखना चाह रहा हूँ कि पता लग रहा है इसमें कहाँ पोजिंग रूटीन के मार्क्स दिए गए हैं, कोई कुछ क्लैरिटी है? अगर बॉडी बिल्डर जवाब मांगने जाए जजिस से, इनके पास होता है? फिर लोग कहते हैं स्कोर कार्ड्स के ऊपर बात नहीं करते यूट्यूबर्स, इनको दिखाते नहीं है। इसको क्या दिखाएं? कुछ हमें खुद दिखेगा तब तो किसी को दिखाएंगे, हमें खुद ही कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये स्कोर कार्ड एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, आज पोजिंग करने की कोई वजह नहीं मिल पा रही मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स को। देखो, बॉडी बिल्डर को तो सिर्फ ये सोचना है कि मुझे ऊपर जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। डेफिनेटली उस स्टेप में पोजिंग करना, अच्छी पोजिंग करना काउंट नहीं हो रहा है। उस स्टेप के अंदर अपने पेट को, अपने गट को कम करना काउंट हो रहा था। जजिस ने पॉइंट्स काटने शुरू कर दिए तो बॉडी बिल्डर्स ने वहीं की वहीं उस चीज़ पे काम किया, और आज नतीजा ये है कि बॉडी बिल्डर्स गट तो छोड़ो, वैक्यूम हिट करने लग रहे हैं इतने हैवी वेट पे। तो बॉडी बिल्डर्स वो चीज़ करेंगे जो जजेस बोलेंगे करने के लिए, जैसा रूल IFBB प्रो लीग जिम मैनियन सेट करके देंगे। तो सवाल ये आता है कि क्या यही बॉडी बिल्डर्स अच्छे पोजर्स नहीं हो सकते? मेरा इसमें जवाब होगा, ये मेरा ओपिनियन है कि बिल्कुल हो सकते हैं। उनको वजह देने की ज़रूरत है, या मैं ठीक से बोलूँ तो उनको मजबूर करने की ज़रूरत है, जैसा उन्हें मजबूर किया गया उनके गट को कम करने के लिए। उनके पोजिंग के मार्क्स इसके अंदर स्कोर कार्ड में काउंट करने शुरू कर दो। इनकी प्लेसिंग जैसे जैसे सफ़र करेगी ख़राब पोजिंग से, बॉडी बिल्डर अपने आप अच्छी पोजिंग करेगा। भले उसको पैसा मत दो, भले उसको अवार्ड मत दो आप पोजिंग का, बस स्कोर कार्ड में उसका पोजिंग स्कोर्स काउंट करने शुरू कर दो। तो पहले ये होता था, इसलिए अच्छी पोजिंग करते थे एथलीट्स, लेकिन अफसोस की बात है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्यों खामखा में बॉडी बिल्डर कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेगा? तो सर्जियो ओलिवा ये बोलते हैं कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ जब मुझे ना तो कोई एक्स्ट्रा इसका बेनिफिट मिल रहा है, और मैं खामखा में अपने आप को परेशान ही कर रहा हूँ। मेरे से ख़राब पोजिंग वाले लोग मेरे से ऊपर चले जा रहे हैं। तो आर्टिस्टिक फॉर्म अगर आज आपको देखनी है तो वो क्लासिक फिजिक डिवीजन में मिलेगी, और ये गेम सही में बहुत मीन है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। बॉडी बिल्डर्स बहुत मतलबी होती है, और नहीं होते तो ये गेम उनको ऐसा बना देता है। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी इच्छाओं को मार करके बॉडी बिल्डर्स जब ये स्पोर्ट खेलते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि फ़न आ रहा होता है या फिर डाइट डाउन करने में बहुत एन्जॉयमेंट वाली कोई फीलिंग आती है। वो करते हैं क्योंकि एट द एंड उनको सक्सेस चाहिए, उनको कम्पीट करना है बहुत हाई लेवल पे, एक दूसरे को हराना है। तो उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी होंगी, जो पॉइंट्स काउंट होंगे, जो जजेस की डिमांड होगी, वो पूरी पहले की जाएगी। उसके बाद दूसरी सब चीज़ें अगर आपको एडिशनल लगता है कि इसका भी मुझे बेनिफिट मिलेगा तो आप उसको भी करोगे। हाँ, क्लासिक वाले हैं अच्छे पोजर्स, क्योंकि वहाँ पे चाहिए ये वाली चीज़। इसके बाद आर्नोल्ड की एक और शिकायत आती है बॉडी बिल्डर से आज के, कि मसल में रिफाइनमेंट कहाँ है।
इतने बड़े बड़े हो गए, गुब्बारे जैसे मसल्स हो गई फूले फूले से, लेकिन कहीं पे भी एक वो डेंस मसल फाइबर्स अब नहीं दिख रही हैं। इसका भी आंसर दूं, जजिंग के अंदर मिल जाएगा। आप कहोगे यार ये तो बंदा बार बार ही जजिंग को ही क्रिटिसाइज कर दे रहा है, बॉडी बिल्डर्स पे भी तो कुछ डाल दो, कुछ तो उन पे बवाल डालो। लेकिन एग्जाम्पल दूं, प्रूफ दूं, कितने क्लेवरली पिछले साल ब्रैंडन करी ने इसका आंसर दिया था, याद है आपको? Brandon, does size matter in bodybuilding? Does size matter? It's still a muscle show, right? Size does matter. यही है रियलिटी। वो अच्छे से जानते हैं बिग रैमी अगर जीतते हैं तो अपने साइज के कारण जीतते हैं, उसके बाद में स्मॉल वेस्ट के कारण भी जीतते हैं। तो वेस्ट तो ब्रैंडन के पास पहले भी स्मॉल थी, साइज वो चेज करने में लग गए। और आप देख लो जैसे जैसे उन्होंने साइज चेज किया 2016 से लेके 2019 तक, उनका ग्राफ भी उसी तरीके से ऊपर चलता चला गया। भले उनकी कंडीशनिंग गिर गई हो, पर उनकी प्लेसिंग कहाँ से कहाँ चली गई, 16वीं से फर्स्ट तक आ गए। और क्या इससे बड़ा हमें प्रूफ चाहिए? क्लियरली बात है भाई, जो जजेस ने डिमांड करी उस एथलीट ने पूरी करी, उसकी कहाँ गलती है? आज जजेस बोल दे हमें तो वो शॉन रोडन वाली फिजिक ही चाहिए जो 2018 में आई थी, एक ओलंपिया वही होना चाहिए। ऐसे में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जजेस हार्डी शुपन को रख देंगे, और फिर क्या होगा, दूसरे बॉडी बिल्डर्स भी वही हार्डी शुपन वाली लुक को चेस करने लगेंगे, उसी क्वालिटी और प्राइम कंडीशनिंग के पीछे भागेंगे। आज विलियम बोनेक क्या कहते हैं कि मुझे साइज चेज करना है। वो एथलीट जो हमेशा कंडीशनिंग और ग्रेडीनेस चेज करा करता था, क्यों हो गया माइंडसेट चेंज? क्योंकि उनको पता है गेम किस दिशा में जा रही है। अनफॉर्चुनेटली शॉन रोडन ने भी यही काम किया था, साइज को चेज करने लग गए थे, 290 पाउंड्स पे चले गए थे, ये जानते हुए कि उनको इससे पहले एक हार्ट अटैक आ चुका है, और नतीजा ये हुआ कि वो उस दुनिया से ही चले गए। तो आप मेरा पॉइंट समझ गए? अच्छे खासे कंडीशन बॉडी बिल्डर्स ने भी क्यों अपनी क्वालिटी लूज कर दी मसल्स की, क्यों गुब्बारे जैसे दिखने लग गए। आर्नोल्ड जो एक क्वेश्चन पूछते हैं इन बॉडी बिल्डर्स से, उसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ उस वीडियो में। सारी चीजें जजेस को खुश करने के लिए की जाएंगी। एट द एंड एथलीट को स्टेज पे चढ़ के उन्हीं को तो इम्प्रेस करना है। अगर एक एथलीट जनता को खुश करने लग जाए तो वो सोशल मीडिया का पाथ चूज करेगा, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। लेकिन स्टेज पर चढ़ते वक्त उसको ये तो पता है, इतनी तो समझ है कि बिग रैमी मिस्टर ओलंपिया है, मुझे इसी लुक को चेज करना है बिकॉज जजेस ने इनको सबसे ऊपर रखा है। उसको उनको खुश करना है, वहाँ पर बैठे हुए क्राउड को नहीं। जब उसकी अच्छी प्लेसिंग आएगी ना, उसको भले ही फैंस गाली दे रहे होंगे, पर असल में जीत उसी की दर्ज होगी, प्राइज उसको मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी आएगी, स्पॉन्सर्स उसके पास आएंगे, और हाँ, सैंडो पर नाम भी उसका आएगा अगले साल। तो बॉडी बिल्डर्स अपनी क्वालिटी लूज कर रहे हैं, मस्कुलर तो होते जा रहे हैं लेकिन गुब्बारे जैसे लगने लग गए हैं, पोजिंग आती नहीं है करनी। ये कुछ शिकायतें थी आर्नोल्ड की मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग से, पर अगर आप डीपली सोचोगे ना तो वो शिकायतें होनी चाहिए जजिंग पैनल से कि आप क्या कर रहे हो। अगर ये बॉडी बिल्डर्स इस तरीके से चल रहे हैं, आप इसमें क्या प्रोटोकॉल बना रहे हो। आज बॉडी बिल्डर्स के लिए एक प्रोटोकॉल बना दो कि हमें तो बॉडी बिल्डर्स के ग्लूट्स में फाइबर्स देखने हैं। मैं आपको दोस्तों चैलेंज मार के कह सकता हूँ, अगले साल से बॉडी बिल्डर्स के ग्लूट्स आपको इम्प्रूव दिखने लग जाएंगे, बिकॉज हर कोई उस रेस में लग जाएगा। अच्छा, अब आर्नोल्ड ये बोलते हैं कि आज के बॉडी बिल्डर्स तो कार्ब्स की अहमियत कोई नहीं समझते, उनको ज़रूरत ही नहीं है। सच बात तो ये है। आर्नोल्ड कहते हैं आज के ज़माने में बॉडी बिल्डर्स के फोर आर्म्स ही नहीं होते हैं, हमारे ज़माने में तो देखे जाते थे। तो अगर सोचा जाए एक तरीके से, तो आर्नोल्ड के ज़माने में क्या ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स देखे जाते थे? नहीं देखे जाते थे, क्योंकि पता ही नहीं था वो भी एक कोई चीज़ देखने की होती है, पर आज उसकी अहमियत है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग में ये एक इवोल्यूशन आया है जो हेनरी रम्बाउट कह रहे थे। वैसे दोस्तों, आप लोगों को याद है या भूल गए, रिसेंटली अभी एक ऐसा एग्जाम्पल निकल के आया था जिससे हमें ये पता चल गया था कि बॉडी बिल्डर्स जजेस को खुश करने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, और तब आपको समझ में आएगा कि जजेस के हिसाब से ये गेम कितनी ज़्यादा चलती है। आप अगर गहराई से सोचो, आपको ये चीज़ पता लगेगी। कुछ टाइम पहले ही जेएम मैनियन पर इल्ज़ाम लगे थे कि वो फीमेल एथलीट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। कई सारी फीमेल एथलीट्स ने आकर के बताया था कि हमने जजेस को प्लीज़ करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि अनफेयर एडवांटेज हमें दिया करती थी स्टेज पर, प्रो कार्ड हमें दिया करती थी, स्पॉन्सरशिप हमें मिला करती थी। सब चीज़ें उन्होंने करी, क्यों? आंसर आप जानते हो। तो इतनी अनफेयर चीज़ें अगर की जा रही है तो क्यों नहीं ये बॉडी बिल्डर एक फेयर तरीके से इनको खुश करना चाहेंगे? क्यों नहीं वो फूले हुए गुब्बारे की तरह क्वालिटी लूज करके स्टेज पे खुद को बड़ा दिखाना चाहेंगे, जब उनके सामने क्राइटेरिया पहले ही रख दिया गया है? एक चीज़ बताऊं, कहीं ना कहीं देख करके ऐसा लगा कि आर्नोल्ड भी इस चीज़ से मजबूर है। वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे। एक टाइम था जब आर्नोल्ड ने जजेस को कॉल आउट करा था। कॉल आउट का मतलब उनसे क्वेश्चन पूछा था और सभी लोगों को कहा कि इनसे क्वेश्चन पूछो। आप क्वेश्चन क्या पूछो कि जजेस ही अगर सही इंसान को रिवॉर्ड करने लग जाए, सही इंसान को जिताने लग जाए, तो अपने आप ही गेम की दिशा ठीक हो जाएगी। यानी कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि काफ़ी हद तक जजेस की इसमें गलती है। वही लोग अगर साइज़ को रिवॉर्ड करेंगे तो सब लोग साइज़ को ही चेज़ करेंगे। और सीधा सीधा आर्नोल्ड ने यहाँ पर जिम मैनियन के ऊपर भी निशाना साधा था। उनको ये बोला कि जिम मैनियन ही डिसाइड करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो जो बोलते हैं वही होता है। मेरे आर्नोल्ड क्लासिक में भी यही हो रहा है। That we cannot disagree with him
because he is in charge of judging. He is in charge of picking the judges. और कहीं ना कहीं आर्नोल्ड की बातों से लगा कि वो जिम मैनियन के इस फैसले से, इस रूल से इतना खुश नहीं है, और उन्होंने जिम मैनियन के लिए बोला भी था Call out on him and call out on those judges. और इस चीज को डेफिनेटली प्रेस करना बनता है। जो आर्नोल्ड ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, कम से कम कोई तो पूछ रहा है। आर्नोल्ड की ये जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी है, आई थिंक इस चीज़ ने बॉडी बिल्डिंग को पहले भी एक चेंज दिया। वही गट से अब निजात हम लोग पा चुके हैं, मतलब एथलीट्स लोग जो हैं वो पा चुके हैं। अब कंडीशनिंग की जो बात है उस पर अगर दोबारा कभी आर्नोल्ड बोलेंगे, ज़्यादा ही क्रिटिक करेंगे, तो शायद ये चीज़ भी चेंज हो जाए और रिजॉल्व हो जाए, बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्वालिटी वापस से आ जाए। तो ये मेरा आर्नोल्ड के ऊपर कोई उनको गलत ठहराने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं ये ज़रूर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डर्स उतने गलत नहीं है जितना कि हम कभी कभी समझ लेते हैं। एक चीज़ में ज़रूर आज की बॉडी बिल्डिंग मात खाती है, और असल में सच बताऊँ तो इतिहास के काले पन्नों में इसका नाम लिखा जाना चाहिए आज के बॉडी बिल्डिंग के इस दौर का। और वो बात ये आती है कि आज जितनी मौतें बॉडी बिल्डर्स की हो रही है ना, आज से पहले कभी नहीं हुई। तो ये दर्शाता है कि भाई बॉडी बिल्डिंग बहुत कोई हेल्दी स्पोर्ट नहीं है, और एथलीट्स भी कहीं ना कहीं कितने कम स्मार्ट हैं कि वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे ना रख करके इस गेम के लिए कुर्बान तक हो जाते हैं। तो एथलीट्स कर रहे हैं यार, एथलीट्स बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है एथलीट्स मेहनती नहीं है, प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को नपा तुला आज के एथलीट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, कोचेज़ उनके पास में है। लेकिन ये हो जाता है कि लिमिट रियलाइज़ नहीं हो पाती, उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन मैं वहीं कहीं ना कहीं ये भी मानता हूँ एथलीट्स अपनी तरफ से आज बहुत दम लगाते हैं। आपको बहुत अच्छे एथलीट्स आज भी मिलेंगे, शॉन क्लैरिडा जैसे, निक वॉकर जैसे एथलीट्स दिख जाएंगे, क्रिस बमस्टेड, ये लोग अपने आप को बहुत प्रूव करने में लगे और बहुत ही हार्ड वर्किंग नाम मैंने आपको गिनवाए हैं। तो एथलीट्स आज भी बहुत मेहनती है। फ़र्क ये है कि उनको जो दिशा दी जा रही है वो उसी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। देखते हैं बॉडी बिल्डिंग कितनी चेंज होती है ओवर द टाइम। मुद्दे की बात यह है कि क्या पर्सपेक्टिव जजेस का बदलेगा, क्या बॉडी बिल्डिंग दोबारा से क्वालिटी का गेम बन पाएगा। क्योंकि आप लोग शायद रियलाइज़ कर पा रहे होंगे, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बॉडी बिल्डर्स असल में चाह रहे हैं कि वो क्वालिटी वाली मसल्स लेकर के आए। इस साल के जितने भी टायर 2 टायर 3 के शोज़ थे, न्यूयॉर्क प्रो, बाकी कैलिफोर्निया प्रो, इन सब में आपने देखा विनर्स किस तरीके से दिखाई दे रहे थे। ब्लेसिंग ओवेदिबू, चार्ल्स ग्रिफिन, दोनों ने इंडी प्रो के अंदर कम्पीट किया था, अपनी लाइफ की बेस्ट शेप लेकर के आए, बेस्ट कंडीशनिंग लेकर के आए। विलियम बोनेक वन ऑफ द बेस्ट दिखाई दिए इस बार आर्नोल्ड के अंदर, बहुत ही ज़्यादा छिले हुए पील कंडीशन थे। शिकागो प्रो में एंटोन वैलेंट अपनी लाइफ की बेस्ट शेप दिखा रहे हैं, और कमाल को हम कैसे भूल सकते हैं, ये सारे ही मेंस ओपन डिवीजन में हमें दिखाई दिए थे एथलीट्स। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, कितना मुश्किल होगा इन बॉडी बिल्डर्स को कंडीशनिंग की ओर डायरेक्ट करना, जो खुद ही इतना कंडीशन आना चाह रहे हैं। वो कितनी आसानी से इस गेम को उस डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं जहां पर कि सभी लोगों को डेंस रिफाइंड मसल्स देखने की चाहत है, अच्छी पोजिंग देखने की चाहत है। फिलहाल वक्त में जिस बदलाव की हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, ये वही बदलाव अभी चल रहा है। बॉडी बिल्डिंग एक अपने ट्रांजिशन से गुजर रहा है, और आर्नोल्ड का भी कई सारी चीजों पे क्वेश्चन उठाना स्वाभाविक है इसलिए। और हाँ, एक ह्यूमन नेचर भी होती है, हर एक बॉडी बिल्डर अपने टाइम को ऊपर रखता भी है। बाकी हाँ, आर्नोल्ड को क्लासिक डिवीजन बहुत पसंद है, और वो एक काफी अच्छी डिवीजन है भी अपने आप में, इसीलिए लेकर के आए भी है जिम मैनियन। तो वो भी एक चेंज ही है, आज से पहले कहाँ होता था ये सब चीज़ें, ये सब डिवीजन्स, और आज जितनी चॉइसेस पहले कहाँ थी। तो यही है डाइवर्सिफिकेशन बॉडी बिल्डिंग की। तो दोस्तों इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी कुछ बातें समझ आई होंगी, या फिर अगर आप एग्री करते हो तो बताना, या फिर आप आर्नोल्ड की बात से एग्री करते हो वो भी ज़रूर लिखो, और बताओ वीडियो आपको लगी कैसी। बस दोस्तों अभी के लिए इतने था, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।